हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। तो ये चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसा कि चैप्टर के नेम से समझ में आ रहा है, इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमारा फर्स्ट पार्ट दैट इज रिफ्लेक्शन, उसे हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सारे टॉपिक्स जितने भी कॉन्सेप्ट थे सबको अच्छे से समझ लिया है और सारे डाउट्स को क्लियर कर लिया है। उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा सेकंड पार्ट रिफ्रैक्शन, और उस वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में एक बेसिक आइडिया लिया। रिफ्रैक्शन होता क्या है, उसके कुछ केसेस और उसके इफेक्ट्स, इन चीजों को हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन होता क्या है पहले तो आपको ये समझना जरूरी है, और ये चीज हमने लास्ट वीडियो में समझा है। उसी के बाद आप लॉस समझ पाओगे, इसलिए आपको पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में बेसिक चीजें समझना जरूरी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लास्ट वीडियो का भी, और रिफ्लेक्शन पार्ट जो था उसका एक पूरा प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप दोनों चीजें वहां से देख सकते हो। तो इस वीडियो से पढ़ने जा रहे हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड एक और छोटा सा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसे भी देख लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और मैं कहूं तो क्लास 10 फिजिक्स का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक वही लगता है। बट वो टॉपिक इतना डिफिकल्ट है नहीं, हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और कॉन्सेप्ट अगर समझने का ट्राई करेंगे तो फिर बहुत इजी हो जाएगा टॉपिक। इसलिए अब स्टार्ट करते हैं और सारी चीजों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह आपने रिफ्लेक्शन के लिए दो लॉज पढ़े थे, उसी तरह दो लॉज हमारे रिफ्रैक्शन के लिए भी हैं। बहुत ईजी हैं, और मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट सेम ही है रिफ्लेक्शन के लॉज से, तो बहुत ईजी लगेगा आपको। और रिफ्लेक्शन के लॉज अगर आपने समझे हुए हैं अच्छे से तो काफी इजी लगने वाला है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह आपने रिफ्लेक्शन में लॉज पढ़े थे, दो लॉज वहां थे, सेम उसी तरह रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं। ठीक है, तो पहले हम इन दो लॉज को समझते हैं। बहुत इजी है, रिफ्लेक्शन के तरह ही है, और अगर रिफ्लेक्शन के लॉज आपको क्लियर है तो ये लॉ आपको अगेन बहुत इजी लगेगा। देखो हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये आपको बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा होगा हमारे रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ से। बस डिफरेंस क्या है, वहां पे रिफ्लेक्टेड रे था और यहां पे रिफ्रैक्टेड रे है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमारा रिफ्लेक्शन होता था वहां पे इंसिडेंट रे आता था और उसके बाद रे रिफ्लेक्ट हो जाता था। तो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, इसलिए वहां पे रिफ्लेक्टेड रे हम बोलते थे। और रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा, हमारा इंसिडेंट रे आता है और ये रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो एक हमारा इंसिडेंट रे है और एक हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे यहां क्या था, बस इतना सा ही डिफरेंस है रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ में और रिफ्रैक्शन के फर्स्ट लॉ में, बाकी सब सेम है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंस हो रहा है उस पॉइंट पे नॉर्मल, वो सारे सेम प्लेन में लाई करेंगे। मतलब ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे और ये हमारा नॉर्मल। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब है, मतलब जिस पॉइंट पे हमारा इंसिडेंट रे हिट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे ये सारी चीजें एक सेम प्लेन में लाई करती हैं। सेम प्लेन में लाई करने का क्या मतलब है आपको पता है, और अगर नहीं पता तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला एक बार आप वीडियो देखना, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ तो बिल्कुल सिंपल था, ये हमने काफी समझा हुआ है, इसलिए इसे मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया। सेकेंड लॉ देखते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अब देखो मैं इसे हल्का सा एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो आपको यह पता है कि जब भी रिफ्रैक्शन की हम बात करेंगे तो पेयर ऑफ मीडिया होगा, मतलब दो मीडिया होगा तभी तो रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब इसमें यह कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब मान लो एक केस है जिसमें ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक है, अब मान लो एक लाइट रे आता है और ये इस तरह रिफ्रैक्ट हो जाता है, तो यहां पे नॉर्मल पहले ड्रॉ करते हैं। अब देखो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो ये है हमारा एंगल आई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तो ये है एंगल आर। अब लॉ क्या कहता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल आई
और एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर, इसका जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहेगा फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मीडिया जो है ये प्लूरल होता है और मीडियम जो है सिंगुलर होता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो चलो अब देखो लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है कि मान लो हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2। चलो एक्चुअली में एज्यूम कर लेते हैं, मान लो ये एयर है और ये कुछ मान लो ये वाटर है, ठीक है। चलो अब अगर इन दो मीडियम को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, इसे मैं चेंज नहीं कर रहा, क्या लिखा है, कांस्टेंट रखना है हमारे मीडियम को, तो एंगल आई और एंगल आर, इसका जो रेशियो होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब ये एक सर्टेन एंगल पे इंसिडेंट कर रहा हो और एक सर्टेन एंगल पे रिफ्रैक्ट कर रहा हो, तो उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल आएगा, मतलब वो कांस्टेंट रहेगा अगर मीडिया को हमने नहीं बदला। अब देखो और एक्सप्लेन करता हूं। मान लो हमारा लाइट रे जो आ रहा है एयर से, वो आ रहा है एंगल आई कितना, 30 डिग्री मान लो, ठीक है। और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रिफ्रैक्ट हो जाता है 15 डिग्री पे, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या आता है, 30/15, मतलब अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 2 डिग्री, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगेन हमने क्या देखा था कि मीडियम हमें चेंज नहीं करना है, यहां था एयर और यहां था वाटर। अब मान लो हमारा एक सर्टेन एंगल पे आ रहा है और एक सर्टेन एंगल पे जा रहा है, ये नॉर्मल है। मान लेते हैं एंगल आई हमारा है 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल आई कितना हो गया, 60 डिग्री। तो एंगल आर जो होगा ये होगा 30 डिग्री। अब देखो साइन आई अपॉन साइन आर चेक करते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर, 60 डिग्री अपॉन 30 डिग्री, 2 डिग्री से अगर हमने सॉल्व कर दिया तो अगेन यहां पे भी 2 डिग्री आ गया। एंगल चेंज है बट इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। वहां पे भी 2 डिग्री आया था, यहां पे भी 2 डिग्री आया। अब मैंने आपको समझाने के लिए इजी एंगल्स लिए और ये एग्जांपल से समझा दिया, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मीडियम हमने चेंज नहीं किया है तो साइन आई अपॉन साइन आर, इसका जो रेशियो होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा। यहां पे मैंने आपको बस समझाने के लिए एक्चुअल एंगल्स ले लिए थे जिससे आपको बहुत इजी लगे और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब एक चीज और बात यहां चल रही है कि हमें पेयर ऑफ मीडिया जो है इसे कांस्टेंट रखना है, ये बहुत जरूरी है। अगर यहां पे एयर और वाटर ये दो मीडिया हैं, अगर ये दो मीडिया कांस्टेंट हैं तभी हमारा जो इसका रेशियो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। अगर मैंने मीडिया चेंज कर दिया तो इसका जो कांस्टेंट एंगल है वो चेंज हो जाएगा। अगर मैंने एयर को हटा के यहाँ पे कुछ मान लो वुड रख दिया या फिर वाटर को हटा के कुछ रख दिया तो ऑब्वियस है कि इसका जो रेशियो हमें आ रहा है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा सेकेंड लॉ है ये यही कहता है कि साइन आई और साइन आर, इसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, बट तब तक जब तक हमने पेयर ऑफ मीडिया को चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेकेंड लॉ भी समझ में आ गया। अब देखो अभी जो आपने रेशियो पढ़ा कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसी रेशियो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बार डेफिनेशन बता देता हूं। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट साइन आई अपॉन साइन आर फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू अ पर्टिकुलर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। मतलब जब भी हमारा लाइट रे एयर से किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में जा रहा होगा, हमारा पहला मीडियम एयर है, ठीक है। हमारा फर्स्ट मीडियम क्या है, हमारा फर्स्ट मीडियम है एयर, और सेकेंड मीडियम जिसमें वो लाइट रे जा रहा है वो मीडियम कुछ भी हो सकता है एयर को छोड़ के, क्योंकि एयर से अगर जा रहा है तो किसी दूसरे मीडियम में जाएगा ना, ठीक है। तो एयर से जा रहा है किसी दूसरे मीडियम में, तो वहां पे जो साइन आई अपॉन साइन आर इसका जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और इसी कांस्टेंट रेशियो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। दैट मीडियम कौन सा मीडियम, जिस मीडियम में वो लाइट रे जा रहा है, ठीक है। आपको डेफिनेशन एक बार फिर से समझा देता हूं। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट साइन आई अपॉन साइन आर फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू अ पर्टिकुलर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अब यहां पे एक पॉइंट और लिखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। ये पॉइंट हमारा क्या बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये हमें एक चीज इंडिकेट करता है, और वो इंडिकेट क्या करता है, लाइट बेंडिंग एबिलिटी। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो उसमें जो बेंडिंग ऑफ लाइट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और किसी ऑब्जेक्ट का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो भी कम होगा। मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा बेंडिंग एबिलिटी, और जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम बेंडिंग एबिलिटी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब देखो वैसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मेन टॉपिक है वो आगे अब हम पढ़ेंगे, बट
हम साइन आई अपॉन साइन आर से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यह भी बता दिया। अब इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमारा न्यूमेरिकल क्या कहता है, अ बीम ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू सब्सटेंस एक्स। मैंने कहा था कि पहला मीडियम तो हमारा एयर होगा और दूसरा मीडियम जिसमें लाइट रे जा रहा है वो कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे सब्सटेंस एक्स लिखा गया सिंपल। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बी 72 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 40 डिग्री, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एक्स। एक चीज और यहां पे पहले मैं बता देता हूं, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको उस मीडियम का फाइंड करना है जिस मीडियम में लाइट जा रहा है। यहां पे तो लिखा भी है क्लियर कि कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एक्स, नहीं भी लिखा होता तो लाइट जा कहां रहा है, एयर से सब्सटेंस एक्स में, तो हम इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जब भी लाइट रे एयर से एक पर्टिकुलर मीडियम में जा रहा होगा तो वहां पे जो साइन आई अपॉन साइन आर इसका जो रेशियो है, इसी रेशियो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो साइन आई कितना गिवन है 72 डिग्री और साइन आर कितना गिवन है 40 डिग्री। अब इनके वैल्यूज भी दिए गए हैं, अगर वैल्यू नहीं होगा तो आप सॉल्व कैसे करोगे। 72 डिग्री का वैल्यू क्या है 0.951 और 40 डिग्री का 0.642। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.48। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया 1.48, सिंपल। अब देखो, अब हम एक्चुअली पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इसलिए दोनों चीजें साथ में लिखी गई हैं। देखो सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने एक वे में पढ़ लिया है कि जब हमें साइन आई अपॉन साइन आर इस वे में निकालना हो तो इसका जो भी रेशियो होता है उसे ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बट जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, वो उस वे में नहीं आते हैं, वो हमारा आता है स्पीड ऑफ लाइट के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसलिए हमें स्पीड ऑफ लाइट के कॉन्टेक्स्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। देखो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सिंपल सा मतलब है कि जब भी लाइट रे, देखो मैं यहां पे बता देता हूं आपको, ये एक लाइट रे और ये इस तरफ चला गया। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका बेंडिंग का जो मेजर है उसी मेजर को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका बेंडिंग जो है उसी के मेजर को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पे एक डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है आपको, जितना ज्यादा बेंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा। अब देखो ये इसमें मान लो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समथिंग एक्स आ रहा है, ठीक है। अब एक और केस देखो, लाइट रे ऐसे आया और ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें दिख रहा है कि बेंडिंग ज्यादा है, तो यहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये एक्स से कंपैरिजन में हाई होगा। अब एक और केस देखो, यहीं पे मैं बता देता हूं, ऐसे लाइट रे आता है और बिल्कुल ऐसे जाता है। अब देखो यहां पे भी बेंडिंग हुआ है बट बहुत कम हुआ है, तो एक्स के कंपैरिजन में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो लो होगा। तो सिंपल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा बेंडिंग को मेजर करता है। जितना ज्यादा बेंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना हाई, जितना कम बेंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना लो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब देखो, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। इसे आपको अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करना है। इसका रीजन बता देता हूं, अभी आप पढ़ लोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ईजी समझ में आ जाएगा, बट ये चीजें अगर आप नहीं लिखोगे और आज से 2 महीने बाद अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको कुछ याद नहीं आएगा, और अगर आपने लिख लिया होगा तो वो चीज देखते के साथ ही आपको पूरा याद आ जाएगा। इसलिए आपको ये चीज जरूर नोट करना है। देखो सबसे पहला पॉइंट है, जिस मीडियम में लाइट जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड करते हैं। ये मैंने पहले भी बताया, यहां पे भी बता देता हूं, हमेशा जिस मीडियम में लाइट जा रहा है हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं। और लिखते कैसे हैं, तो वो इस तरीके से लिखते हैं। यहां पे हमारा n जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करता है, n 2 और 1 पीछे, इसका मतलब ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मतलब मान लो ये हमारा मीडियम का बाउंड्री है, ये हमारा मीडियम 1 है और ये है हमारा मीडियम 2, ठीक है। अब मीडियम 1 से लाइट जा रहा है मीडियम 2 में,
तो अब यहां पे सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका फाइंड करेंगे। अगर आपको नहीं भी दिया तो सिंपल समझना है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का फाइंड करना है, क्योंकि लाइट रे जिसमें जा रहा है हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करता है, जिसका फाइंड कर रहा है उसे आगे और जिससे लाइट रे आ रहा है उसे पीछे। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट किया और जिस मीडियम के लिए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हो उसे आप आगे लिखोगे और जो हमारा सेकेंड मीडियम बच गया उसे हम पीछे लिखते हैं। ठीक है, और इसे पढ़ते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मतलब हम मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, बट हमारा मीडियम 1 भी तो है जिससे लाइट रे आ रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब अगर मान लो मीडियम 2 में पहले लाइट था और ये बाद में जा रहा है मीडियम 1 में। ठीक है, मीडियम 2 में लाइट रे था और मीडियम 1 में जा रहा है, तो हम फाइंड तो मीडियम 1 का करेंगे। तो लिखेंगे किस तरह? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। एक वे और है, वो भी यहीं पे बता देता हूं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है, इसके लिए मैं बता देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, सिंपल इसे आगे लिखते हैं N12, इस तरह हम इसे पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, और पढ़ते कैसे हैं? N12। अब अगर फर्स्ट वाले एग्जांपल के लिए मैं इस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूं तो N जिसका फाइंड कर रहे हैं, फाइंड किसका कर रहे हैं? 2 का, और जो बच गया 1, N21। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस वाले मेथड को भूल जाओ। समझने के लिए मैंने आपको बता दिया, बट अगर आप फर्स्ट वाले यूज करोगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ये ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। अब देखो जल्दी से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमें किस तरह लिखना है वो समझ में आ जाए। मान लो N43 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 4 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3। अब इसका अगर मैं फिगर बनाऊं तो वो भी मैं बना सकता हूं। हमें ये पता है कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल किस करें? 4 का। तो ये ऑब्वियस है कि अगर हम मीडियम 4 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो मीडियम 4 में लाइट जा रहा होगा। अगर मीडियम 4 में जा रहा होगा तो बचा कौन सा? मीडियम 3। तो मीडियम 3 से आ रहा होगा, तो ये है मीडियम 3, ये है मीडियम 4। ठीक है, अब मान लो मैं एक और लिखता हूं N1 और 2 पीछे, तो इसका क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसका फिगर देख लो। अब पता है कि मीडियम अगर 1 का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो उसमें लाइट रे जा रहा होगा, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 से लाइट रे आया और 1 में गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, वहां पे मीडियम का हम नेम लेके देखते हैं। जैसे मान लो N वाटर ग्लास, तो इसका फिगर अगर बनाना चाहो तो यहां पे दिख रहा है कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं? ऑब्वियस है वाटर का निकाल रहे हैं। और किसके रिस्पेक्ट में? तो ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो अगर वाटर का निकाल रहे हैं तो वाटर में लाइट जा रहा होगा, तो वाटर ये हो गया और ग्लास हमारा ये हो गया। तो ग्लास से लाइट रे आ रहा है और वाटर में जा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। एक पॉइंट और यहां पे लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना कम। मतलब कोई एक सर्टेन मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका बहुत ज्यादा है, तो उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा, मतलब वेलोसिटी लाइट का, वो बहुत कम होगा। ये ऑब्वियस भी है, मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम किस में होगा? सॉलिड में। सॉलिड से ज्यादा लिक्विड में, और सबसे ज्यादा स्पीड गैस में। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन का देखते हैं। अगर लाइट सॉलिड से पास कर रहा है तो रिफ्रैक्शन क्या होगा? यहां होगा सबसे ज्यादा। अगर लिक्विड में हो रहा है तो इससे कम, और गैस में हो रहा है तो सबसे कम रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट वही है, ट्रैफिक वाला आपको रूल समझना है। अगर मान लो लाइट रे सॉलिड से पास कर रहा है तो बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स है, तो वो बहुत ज्यादा उसको अपनी तरफ बेंड कर देंगे, तो यहाँ पे बेंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा होगा। लिक्विड में थोड़े कम पार्टिकल्स हैं तो बेंडिंग हल्का कम होगा, और गैस में बिल्कुल ही कम पार्टिकल्स हैं तो बेंडिंग तो बहुत ही कम होगा। अब देखो ये क्लियर रिलेशन दिख रहा है, यहां पे स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम था तो बेंडिंग बोलू या रिफ्रैक्शन बोलू सबसे ज्यादा था, और गैस में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा था तो बेंडिंग सबसे कम था। तो ये इनवर्स रिलेशन दिख रहा है। वही चीज मैंने यहां लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना कम। अब यहां पे ये नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूला को अच्छे से आपको याद कर लेना है। सबसे पहले तो हम लिखते किस तरह है, तो यहां पे लिखा है N मीडियम 2 मीडियम 1। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1।
मतलब मीडियम 2 का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, मीडियम 2 में लाइट जा रहा होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जिस मीडियम से आ रहा है उसे हम ऊपर रखेंगे और जिस मीडियम में जा रहा है उसे हम नीचे रखेंगे। बस आपके अवेयरनेस के लिए मैं बता देता हूं ये चीज कि हमारा जो फॉर्मूला होता है ये डिनोशन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। देखो डिनोशन में हम क्या करते हैं कि जिसमें लाइट रे जा रहा है उसे आगे रखेंगे और जिससे आ रहा है उसे हम पीछे रखेंगे। बट फॉर्मूला में स्पीड ऑफ लाइट में जिस मीडियम से आ रहा है उसके स्पीड ऑफ लाइट को ऊपर रखेंगे और जिसमें जा रहा है उसको हम नीचे रखेंगे। ठीक है, और अगर सिंपल इसे सिंबल से डिनोट करो तो N21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 और फॉर्मूला होता है V1 अपॉन V2। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं। मान लो एक ग्लास है और ये एयर है। ग्लास से लाइट रे आता है और एयर में जाता है, तो ये ऑब्वियस है कि हम फाइंड कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का। तो लिखेंगे किस तरह, N एयर और इधर क्या है ग्लास। अब देखो मान लो ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है x और एयर में जो है वो है y। तो ठीक है, फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, जिस मीडियम से आ रहा है उस मीडियम में जो स्पीड होगा उसे हम रखेंगे ऊपर और जिसमें जा रहा है उसके स्पीड को रखेंगे नीचे। तो x अपॉन y ये एक सिंपल फॉर्मूला हो गया। ये समझाने के लिए मैं आपको दिखाया। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब देखो हमारा न्यूमेरिकल कहता है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। मतलब हमारा लाइट कहां से आ रहा है, एयर से, और जा कहां रहा है, ग्लास प्लेट में, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये 1.5 है। तो पहले तो एक बार आप वीडियो पॉज करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि यहां पे 1.5 जो है ये ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या फिर एयर का। सो आई होप आप सबने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं बता देता हूं, हमने क्या पढ़ा था, जिस मीडियम में लाइट जा रहा है हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे। तो यहां पे किस में जा रहा है, हमारा लाइट जा रहा है एयर से ग्लास प्लेट में, मतलब ग्लास प्लेट में जा रहा है। तो यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये गिवन है ये ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, अब पूछता है क्या है इसमें कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हमारे ग्लास प्लेट में लाइट का स्पीड क्या होगा। एयर के मैं आपको बता देता हूं, एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, इसका जो हम स्पीड समझते हैं वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एयर के लिए भी होता है और वैसे वैक्यूम का हम बताते हैं, बट एयर में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो अब देखो हम इसे करेंगे किस तरह, N ग्लास और इधर लिखेंगे एयर। ठीक है, V1 अपॉन V2। अब यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो गिवन है 1.5। V1 क्या है, मतलब जिससे लाइट रे आ रहा है हम उसे ऊपर रखते हैं। तो हम यहां पे रखेंगे वेलोसिटी ऑफ एयर और नीचे रखेंगे वेलोसिटी ऑफ ग्लास। 1.5 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर पता है, हाँ ये तो हमें पता है। वैसे देखो यहां पे मैंने लिखा इसलिए नहीं था क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ ग्लास पता है, नहीं, वही तो फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ ग्लास। अब यहां पे आप सिंपल सॉल्व करो, ये इस तरफ चला जाएगा और हमारा 1.5 नीचे आ जाएगा। अब यहां पे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास क्या आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये जो हमारा ग्लास का वेलोसिटी आया है ये एयर से कम आया है, ये आना भी चाहिए। मैं आपको रीजन बता देता हूं। रीजन ये है कि हमें पता है कि हमारे सॉलिड में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो कम होगा और जो हमारा गैस है उसमें ज्यादा होगा। यहां भी दिख भी रहा है कि सॉलिड में कम है और गैस में ज्यादा है। एयर गैस ही तो है, तो गैस में ज्यादा है और सॉलिड में कम है। ठीक है, तो अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप्स के दिए गए हैं आपके बुक में और 2 टाइप्स के होते हैं, तो उन दोनों टाइप्स को आपको समझना है। एक होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम अदर देन वैक्यूम और एयर टू अनदर मीडियम, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब हमारा जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है और जो हमारा पहला मीडियम है वो वैक्यूम या फिर एयर, ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो ये नहीं होना चाहिए, तो वहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आता है उसे हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब हमारा मान लो ये एक मीडियम है और सेकेंड मीडियम में आता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है, और फर्स्ट मीडियम जो है हमारा ये ना तो वैक्यूम है और ना ही एयर है,
तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो भी वैल्यू आएगा, वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, बट जो भी वैल्यू आएगा उसे हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट का देख लो, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल गिवन है कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है और हमारा फर्स्ट मीडियम जो है ये स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये जो है ये वैक्यूम है या फिर एयर है, कुछ भी हो सकता है, वैक्यूम या फिर एयर, वैसे तो डिफरेंस होता है बट यहां पे आपको दोनों को सिमिलर मान के चलना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा टाइप था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें ये था कि हमारा लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आएगा उसे हम कहेंगे रिलेटिव। बट एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि हमारा फर्स्ट वाला जो मीडियम है वो एयर या फिर वैक्यूम में से नहीं होना चाहिए। और सेकंड जो है हमारा एब्सोल्यूट, वहां पे गिवन ही है कि हमारा जो फर्स्ट मीडियम है वो वैक्यूम या फिर एयर होना चाहिए, तब उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कुछ नहीं था, ये दो सिंपल टाइप्स थे, आई होप आपको समझ में आ गया। एक लास्ट चीज और है जो इस वीडियो में हमें समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल आते हैं। अब देखो ये हमें पॉइंट क्या कहता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 is equal to reciprocal of refractive index of light going from medium 2 to medium 1। मतलब जब हमारा लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा होगा और जब हमारा लाइट रे मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रहा होगा तो हमारा जो इस वाले केस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सेकंड वाले केस के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। मतलब देखो अगर इस वाले केस के लिए मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहूं तो n/1, ऐसे मैंने क्यों लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, क्योंकि देखो लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 मतलब सेकंड मीडियम में लाइट जा रहा है तो जिसमें जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये हो गया फर्स्ट केस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड केस का देखो ये बिल्कुल ऑपोजिट है, लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1 मतलब लाइट हमारा मीडियम 1 में जा रहा है और विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब इनके बीच का रिलेशन दिया है और वो रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल। मतलब हमारा फर्स्ट केस जो है, ये हमारा फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, मतलब 1/n1। अब देखो ये तो सिंपल रिलेशन था, मैं आपको डेरिवेशन भी दिखा देता हूं। देखो डेरिवेशन सिंपल सा है, इतना आपको पता है दो मीडियम होगा तो आपको ये मानना है कि मीडियम 1 में जो हमारा वेलोसिटी है ये v1 है और मीडियम 2 में जो वेलोसिटी है ये v2 है, ठीक है। हमारा फर्स्ट केस कहता है जब लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं n/1, क्या होगा 1 से 2 में जा रहा है तो v1/v2। हमें यह पता है कि लाइट का वेलोसिटी जिस मीडियम से आ रहा है उसे ऊपर रखते हैं और जिसमें जा रहा है उसे नीचे रखते हैं, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकालना था। मतलब लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है तो मीडियम 1 का जो वेलोसिटी है उसे ऊपर रखेंगे और मीडियम 2 का जो वेलोसिटी है उसे नीचे रखेंगे, ठीक है। ये इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब देखो सेकंड केस के लिए निकालते हैं। सेकंड केस में है मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है तो n1,2 मतलब मीडियम 1 में अगर जा रहा है लाइट तो मीडियम 1 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, वही वेलोसिटी जिससे आ रहा है उसे ऊपर और जिसमें जा रहा है नीचे, तो आ किससे रहा है, सेकंड मीडियम से, और सेकंड मीडियम का वेलोसिटी क्या है v2, तो v2 ऊपर जाएगा और v1 नीचे हो गया, ठीक है। तो v2/v1 ये हो गया सेकंड। अब करना क्या है कि सेकंड जो हमारा इक्वेशन आया इसे रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करेंगे तो LHS और RHS दोनों रेसिप्रोकल होगा तो 1/n1/2 और ये भी हो जाएगा रेसिप्रोकल v1/v2। इसे मान लो हमारा है ये इक्वेशन 3। अब देखो इक्वेशन 1 का RHS और इक्वेशन 3 का RHS ये दोनों इक्वल है, v1/v2 v1/v2, तो RHS इक्वल है तो LHS भी तो इक्वल होगा, तो n/1 ये इसका LHS और इसका LHS क्या है 1/n1/2। तो ये देखो यहाँ पे दिख गया ना कि ये रेसिप्रोकल इक्वल होता है। हमने डेरिवेशन भी देख लिया, आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आया। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल था। मीडियम 1 में वेलोसिटी v1 मान लिया, मीडियम 2 में वेलोसिटी v2 मान लिया। फर्स्ट केस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला तो ये आ गया।
सेकंड केस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला तो ये आ गया। हमने सेकंड केस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अब क्या किया कि रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने के बाद आप ये पाओगे कि फर्स्ट केस का जो इक्वेशन था और सेकंड केस का जो रेसिप्रोकल किया हुआ इक्वेशन था, उन दोनों का आरएचएस इक्वल है। और अगर आरएचएस आपस में इक्वल है तो एलएचएस भी इक्वल होगा, और एलएचएस जैसे ही हम इक्वल लिखते हैं तो ये रेसिप्रोकल इक्वल हमें दिख जाते हैं। अब इस सेम रिलेशन पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन आते किस तरह है। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज 1.33, व्हाट बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले हमारा लाइट रे जो है एयर से वाटर में जाता है, तो जिसमें जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे। तो यहां पे जो 1.33 दिया है ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं एन वाटर एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.33। हमें फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, मतलब एयर में जा रहा है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, एन एयर वाटर, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि रेसिप्रोकल रिलेशन होता है एन वाटर एयर इज इक्वल टू 1/n एयर वाटर। सिंपल है, जो भी आपको गिवन होगा उसका ऑपोजिट करके रेसिप्रोकल में लिख देना है। जैसे मान लो गिवन होता कि n ग्लास वाटर, अगर इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x गिवन होता और आपको पूछा होता n वाटर ग्लास, तो आपको सिंपल लिख देना था n ग्लास वाटर इज इक्वल टू 1/n वाटर ग्लास। ये एक सिंपल रिलेशन है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये तो हमें गिवन है 1.33, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास ये हमें फाइंड करना है। अब ये इस तरफ चला जाएगा एन एयर वाटर, 1.33 नीचे आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करो तो ये आ गया है हमारा इक्वेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1.33। इसे आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया, और इसी के साथ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दो टॉपिक भी हमारे यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। ये काफी न्यू टॉपिक था आपके लिए, इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट बिलीव मी आप धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे ये टॉपिक आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। सो आई होप बहुत मजा आया होगा आज के वीडियो में, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मजा आया इस वीडियो में और सारी चीजें समझ में आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस। जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन में स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, यहाँ रिफ्रैक्शन में स्फेरिकल लेंस पढ़ना है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।